तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में फिर मैं हाजिर हूँ तुम्हें साइंस का ये टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम पढ़ाने जा रहे हैं फिर से एपिसोड 2 जूनियर क्लास के लिए एपिसोड है बच्चे। क्लास 1 से लेकर और 8 तक के बच्चे इसको पढ़ेंगे। और दूसरे में 1 से 16 तक का क्वेश्चन मैं पढ़ा दिया हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें देखो उत्तोलक किसे कहते हैं। उत्तोलक मतलब होता है लीवर। तो लीवर किसे कहते हैं यहाँ समझेंगे हम। कहता है कि ऐसी व्यवस्था, उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं बच्चे, जिसमें किसी भारी बोझ को किसी आलम्ब के इर्द गिर्द बल लगाकर उठाया जाता है, उसे हम उत्तोलक कहते हैं। जिससे मान लो बच्चे यहाँ कोई भारी वस्तु है, हम यहाँ से एक ऐसी कोई चीज़ लाते हैं, यहाँ लगा देते हैं और यहाँ से थोड़ा सा इधर से बल जैसे ही प्रेस करेंगे ये हमारा ऊपर की तरफ उठने लगता है आसानी से। तो जिससे लिफ्ट वगैरह भी हो सकता है, कोई वस्तु नीचे से लगा कर उठा लेते हैं। जैसे पलंग वगैरह काफ़ी भारी होता है बच्चे, पलंग के नीचे भी उठाने के लिए देख लो ऐसे ऐसे लीवर आए हुए हैं कि यहाँ लगाओ और यहाँ से थोड़ा सा पुश करो, हाँ जैक वगैरह भी उठा देता है ये लीवर, उसी को कहते हैं बच्चे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि शक्ति क्या है। क्या पढ़े हम लोग? शक्ति। तो शक्ति के बारे में जानेंगे। कहता है कि शक्ति को इंग्लिश में पावर कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति बराबर कार्य गुणे समय। याद रखना, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कोई भी काम कितने समय में हम कर रहे हैं ये हमारी शक्ति पे डिपेंड करता है बच्चे। अगर समझो कि अगर कम समय में समझो कि कम कार्य कर पाते हैं, ज़्यादा समय में ज़्यादा कर पाते हैं। यदि शक्ति हम ज़्यादा लगा दें तो समय कम लगेगा किसी कार्य को करने में। तो ये सब, और समझो कि अगर शक्ति कम लगाएंगे तो कार्य करने में समय ज़्यादा लगेगा। इस तरीके से अब फिर हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। ये प्रश्न पूछता है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। याद रखेंगे, शक्ति का मात्रक वाट लिखेंगे हम लोग। शक्ति का मात्रक जूल सेकंड भी होता है, क्योंकि शक्ति बराबर होता है कार्य इंटू समय। और हम जानते हैं कि कार्य इंटू समय अगर दिया हो तो कार्य को हम एक प्रकार से, हम कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, इसीलिए इसका मात्रक हो गया हमारा जूल सेकंड। अब कहता है कि मशीनों की शक्ति को हार्स पावर में मापते हैं। क्योंकि मशीन जो भी होता है बच्चे, प्राचीन काल में घोड़े में काफ़ी ज़्यादा ताकत हुआ करता था। तो घोड़े से ना किसी चीज़ के ताकत को मापा जाता था। घोड़ा क्या करता था, किसी भी चीज़ को दौड़ कर लेकर चला भी जाता था, खींचता भी था बच्चे। 1 हॉर्स पावर, अब जो हमारा मशीन होता है उसके शक्तियों को हॉर्स पावर मापते हैं। 1 हॉर्स पावर अगर किसी मशीन का पावर है तो समझो कि 746 वाट उसमें लगता है। तो 746 वाट में 1 हॉर्स पावर होता है, या 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। स्टार लगाता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछता है। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है। क्योंकि जूनियर सेक्शन के क्लास है इसलिए छोटा छोटा हम इसमें सब चीज़ बता रहे हैं बच्चे। जूनियर क्लास के बच्चे तुम लोग इतना तैयार करके रखोगे। एनर्जी, ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उस पर कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे। याद रखना, कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं, लेकिन कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं बच्चे। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊष्मा को हीट बोलते हैं हम और ऊर्जा को हम एनर्जी बोलते हैं। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई भी ऊष्मा जो होता है ऊर्जा का एक रूप होता है, जिसके कारण किसी वस्तु का गर्म या ठंडा होना अनुभव किया जाता है। इस चीज़ को समझो बच्चे। यदि हमारा बॉडी अगर गर्म है, हमारा बॉडी अगर गर्म है और हम किसी वस्तु को अगर टच करते हैं और हमारे बॉडी को अगर वो ठंडा लग रहा है, तो इसका मतलब कि वह वस्तु हमसे ज़्यादा गर्म है। और वह वस्तु अगर मान किसी वस्तु को टच करते हैं, हमको वो गर्म लग रहा है, इसका मतलब कि हमारा बॉडी जो है उससे कम ठंडा है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से बच्चे अब हम आगे पढ़ेंगे। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक याद रखेंगे क्या होता है जी? जूल होता है।
ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जूल है और इसे कैलोरी में मापते हैं हम। किस में मापेंगे बच्चे? कैलोरी। कैलोरी में मापेंगे। इसे याद रख लेना, ऊष्मा का मात्रक जो होता है वह ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊष्मा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जूल होता है और इसको मापते हम किसको? कैलोरी में। ऊष्मा मापने वाले यंत्र को कैलोरी मीटर कहते हैं। स्टार लगा लेना, कभी भी ऊष्मा जो है उसको मापते हैं हम किसको? कैलोरी मीटर यंत्र से मापते हैं बच्चे। और इस तरीके से अब हम पढ़ेंगे ताप का मात्रा क्या होता है। ताप, टेम्परेचर को हम ताप कहते हैं बच्चे। तो ताप के मात्रा को हम पढ़ रहे हैं, तो ताप के मात्रा को समझेंगे। कहता है ताप का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो होता है बच्चा वह केल्विन होता है। ताप का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन। ताप को मापने वाले यंत्र को तापमापी या थर्मामीटर कहा जाता है। याद करो बच्चे, ऐसे करके डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर से लगाते इसमें पारा रहता है बच्चे और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मापते रहता है। तो यह जो यंत्र होता है जिससे बॉडी के टेम्परेचर को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। इसे सेल्सियस में भी मापते हैं और फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। ताप को सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, रोमर जिसे बोलते हैं, स्केल में भी मापते हैं। ये पूरा इसके बारे में समझने के लिए फिजिक्स में एक हमने वीडियो डाला है बच्चे, यूनिट में ताप, फिर दाब और समय की इकाई। उसको बढ़िया से देख लोगे बच्चे और उसमें डिटेल से समझोगे कि कितने डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होता है। उसमें फॉर्मूला के साथ सब कुछ मैं समझाया हूँ। यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। कहता है परम शून्य ताप क्या है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। कहता है कि वह न्यूनतम संभव तापमान, सबसे न्यूनतम संभव तापमान जिससे कम कोई ताप संभव नहीं है, माने उससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, उसे ही हम परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। इस ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। परीक्षा में पूछता है बच्चे कि किस ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। हम लिखेंगे परम शून्य ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। तो आखिर ये परम शून्य ताप होता कितना है बच्चे? तो परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। याद रख लेना बच्चे, इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है, इसीलिए हम इसको परम शून्य ताप कहते हैं बच्चे। या 0 डिग्री केल्विन या सेल्सियस की बात करेंगे तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। केल्विन की बात करेंगे तो 0 डिग्री केल्विन। या फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो होगा -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। या र्यूमर की बात करेंगे तो -218.4 डिग्री र्यूमर। यह ट्रिपल स्टार लगाता हूं मैं, ट्रिपल स्टार बच्चे। ये मैं बार बार पूछूंगा, ये क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। VVI में लिख रहा हूं यहाँ पर कि कितने डिग्री टेम्परेचर के बाद उससे नीचे टेम्परेचर नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे -273 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड या 0 डिग्री केल्विन। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और र्यूमर में पूछेगा तो -218.4 डिग्री र्यूमर। अब क्वेश्चन है कि ध्वनि क्या है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? तो ध्वनि के बारे में हम पढ़ेंगे। ध्वनि भी ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि क्या है जी? ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है, ये भी ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हम लोग सुन पाते हैं। हम किसकी वजह से सुन पाते हैं बच्चे? ध्वनि के कारण। ध्वनि के कारण। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाता हूँ। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। और इस संक्षिप्त में डीबी के नाम से जानेंगे हम लोग। किस नाम से जानेंगे? डीबी। डीबी के नाम से जानते हैं। डीबी से सूचित करते हैं डेसिबल को बच्चे, ठीक है ना। तो कहता है इसी से डीबी से सूचित किया जाता है। इसे ध्वनि की प्रबलता का मात्रक भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? ध्वनि की प्रबलता का मात्रक। पता है बच्चों, मनुष्य का कान सामान्य रूप से 20 हर्ट्ज से लेकर अब 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। इससे कम और इससे ज्यादा वो नहीं सुन सकता। लेकिन हमारे जो कुत्ते होते हैं बच्चे, इससे कम ध्वनियों को भी सुन पाते हैं। इसीलिए हमें आहट सुनाई दे या न दे, लेकिन कुत्तों को जल्दी सुनाई दे देता है बच्चे। अब इसमें कौन कौन से ध्वनि के प्रकार होते हैं, ध्वनि वाले चैप्टर में डिटेल से दिया हूँ, उसको पढ़ लोगे बच्चे। थोड़ा इसको यहाँ समझते हैं हम लोग।
ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। मानो कि जैसे यहाँ कोई घंटी लगा है बच्चे, इस पर जैसे ही हथौड़ी से चोट करेंगे, मारेंगे, तुरंत ये कंपन होने लगता है और कंपन की वजह से ही ध्वनि हमें सुनाई देती है बच्चे। ध्वनि किस रूप में गमन करती है? तो ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। कौन तरंग? अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गमन करती है। देखो बच्चे, सामान्य तौर पे हम तरंग दो प्रकार के पढ़ते हैं, हम थोड़ा अभी समझा रहे हैं इसको। देखो, कहता है कि अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करती है, अर्थात यह सीधे गमन नहीं करती है, यह सीधे गमन नहीं करती है बल्कि तिरछा भी गमन करती है। माने यह सिर्फ सीधे गमन नहीं करती है, सिर्फ सीधा गमन नहीं करती है, ये तिरछा भी गमन करती है। यही वजह है कि जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज कहीं से टकरा कर भी कानों में चली आती है। ध्वनि तरंग वह तरंग होती है जो ऊपर नीचे गमन करती है, माने अनुदैर्घ्य तरंग। इसे समझो बच्चे, इसको मैं थोड़ा सा बताता हूं। देखो, अगर यहां से इस चीज को यहां समझेंगे, ये समझो, यहां मैं बताता हूं दो प्रकार की तरंग होती है बच्चे। अगर यहां से कोई चीज बिल्कुल ये सीधे जा रही है तो इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग बिल्कुल सीधे गमन करती है, जैसे प्रकाश बिल्कुल सीधा गमन करेगा। अगर यहाँ हम दीवार रख दे तो ये प्रकाश ऐसा नहीं कि यहाँ से आएगा मुड़ के इधर चला जाएगा, ये गलत है, अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग होती है बच्चे, ये ऊपर नीचे, ये तिरछा गमन करती है। मान लो यहाँ से हम कोई व्यक्ति यहाँ से बोल दिया, अब बोलने के बाद इसकी आवाज यहाँ जा रही है, यहाँ अगर हम दीवार खड़ा कर दें तो इसकी आवाज यहाँ से मुड़ कर भी पीछे चली जाएगी। बस माध्यम होना चाहिए कहीं से भी यहाँ जाने के लिए, ठीक है बच्चे। इसीलिए इसको हम कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंग ऊपर नीचे भी गमन करती है बच्चे, यह मुड़ कर भी गमन करती है। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग जब भी गमन करेगी तो बिल्कुल सीधे गमन करेगी। जैसे प्रकाश होता है अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि हमारा कौन सा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं ध्वनि के बाद से कि प्रकाश क्या है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? प्रकाश क्या है? तो चलो हम यहाँ आ गए प्रकाश पढ़ने के लिए। चलो बच्चे यहाँ ध्यान दो, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बारे में हम पढ़ते हैं। चलो ये देख लो, प्रकाश ला दिया सब जूनियर सेक्शन के बच्चों के लिए, इसीलिए जूनियर सेक्शन के बच्चे इस विषय ध्यान दोगे तुम लोग, और ये सब याद करके रखना है तुम लोग को, ठीक है। चलो, कहते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है जी? ऊर्जा का एक ये भी ऊर्जा का रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होता है। मैं पूछूंगा प्रकाश कौन सा तरंग होता है बच्चे? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग वह होती है जो सीधे गमन करती है। अर्थात यहाँ से अगर हम टॉर्च जला दे बच्चे, यहाँ पे अगर टॉर्च जला दें तो प्रकाश बिल्कुल सीधे गमन करेगी, जहां जाएगी बिल्कुल सीधे ही गमन करेगी। याद रखना, ऐसा नहीं कि मुड़ के इधर चली जाएगी, ऐसा नहीं है बच्चे, समझ में आ गया ना जी। तो ये टॉर्च जलाते हैं तब ऐसा होता है। तो ये हुआ प्रकाश गमन करने का तरीका। तो प्रकाश हमेशा कैसे गमन करेगी? सीधे गमन करेगी। प्रकाश के अध्ययन को हम याद रखेंगे, प्रकाश के अध्ययन को हम ऑप्टिक्स कहते हैं, या प्रकाशिकी के नाम से भी हम जानते हैं। प्रकाश जिस विषय में पढ़ते हैं उस विषय में हम उसको क्या बोलेंगे जी? ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी। जिसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाए उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं या ऑप्टिक्स कहते हैं। अब कहते हैं प्रकाश स्रोत क्या है? तो कहते हैं वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लैंप, बल्ब, सूर्य, ये सब क्या है जी? यहाँ से प्रकाश निकलता है, इसलिए सब प्रकाश स्रोत है बच्चा। अब इसमें कहता है कि देख लो बच्चे, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पारदर्शी पदार्थ। वह पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश हो जाती है, अर्थात जिसके आर पार हम देख पाते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ या ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और वह पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश नहीं प्रवेश कर पाता है, अर्थात जिस वस्तु के आर पार हम नहीं देख पाते हैं, उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे, अर्थात उसे हम कहेंगे इनट्रांसपेरेंट। अर्थात देख लो बच्चे, जैसे जल, मान लो कि जल है,
अगर हमने शीशा में यहाँ जल रख दिया तो प्रायः एक तरफ से दूसरे तरफ हम देख पाते हैं, प्रकाश लाइट भी मारेंगे तो चला जाता है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट। क्या कहेंगे बच्चे? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कहेंगे, इसे मैंने देख सकते हैं। और अगर हम लकड़ी रख दें और लकड़ी में प्रकाश इधर से मारे तो ये प्रकाश दूसरी तरफ जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा, तो इसे हम कहेंगे इनट्रांसपेरेंट। तो जिस वस्तु से प्रकाश पार कर जाती है, जिसके हम आर पार देखते हैं, उसे कहते हैं पारदर्शी, और जिसको हम आर पार नहीं देख पाते उसे हम कहते हैं अपारदर्शी। अब एक प्रश्न है बच्चा कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है? सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं या कैसे होता है? तो राहु और केतु वाला नहीं बोलोगे बच्चे कि सूर्य ग्रहण राहु और केतु नामक राक्षस की वजह से हुआ था। साइंस पढ़ रहे हो इसलिए पढ़ोगे कि जब सूर्य चंद्रमा के एवं चंद्रमा के बीच, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, क्या आती है जी? पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। यह हमेशा अमावस्या के दिन होता है, याद रख लेना बच्चे। ये कैसे होता है देखो ये हमारा सूर्य है बच्चा, सूर्य से प्रकाश निकलता है, याद रख लेना। और ये हमारा समझो कि यहाँ बीच में यहाँ ये चंद्रमा है बच्चे, और मान लो ये चंद्रमा है, चंद्रमा गोल भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। और अगर सूर्य, ये हो गया क्या? सूर्य, और ये क्या हो गया हमारा? चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए, क्या आ जाए दोनों के बीच में? पृथ्वी। तो उस स्थिति में बच्चे हमारे पृथ्वी पर जो होता है सूर्य ग्रहण लगता है। क्या लगता है जी? सूर्य ग्रहण लगता है, याद रखते चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब कहता है कि तो चंद्र ग्रहण कैसे होता है बच्चे? तो चंद्र ग्रहण को समझेंगे हम लोग। कहता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। यह हमेशा पूर्णिमा की रात में होता है बच्चे। हम एक तरफ मान लो ये सूर्य है और दूसरे तरफ क्या है? ये पृथ्वी है, इसके बीच में ये चंद्रमा आ गया बच्चे, तब उस स्थिति में क्या होता है? हमारा चंद्र ग्रहण होता है। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। और यह हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा में समझो कि रात भर चंद्रमा एकदम उगे रहते हैं बच्चे। अब एक प्रश्न है कि परावर्तन क्या है या रिफ्लेक्शन क्या है? तो जब कोई किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो वह किरण दर्पण की दिशा में ही वापस लौट आती है। इस क्रिया को परावर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश की किरण का किसी दर्पण से या किसी सतह से टकराने के बाद अपने ही दिशा में, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाने की घटना परावर्तन कहलाती है। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं बच्चे। इसको फिजिक्स में भी पढ़े हम लोग, पढ़ेंगे इसका पूरा मैं प्रकाश वाले में पढ़ाया हूँ, उसको देख लेना। दोनों नियम को पढ़ लो बच्चे यहाँ पर भी कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसको हम खूब ठीक से समझेंगे तभी तुम्हें प्रकाश समझ में आएगा बच्चे। चलो यहाँ मैं फिगर बना रहा हूँ, फिगर का जगह मैंने दे रखा है बच्चे, फिगर समझो। कहता है इसमें से परावर्तन किसे कहते हैं? देखो ये देख लो, अगर ये कोई हमारा दर्पण है, इस दर्पण पर अगर इधर से हम प्रकाश मारते हैं, ये प्रकाश यहाँ आया और अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगा, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे बच्चे? प्रकाश का परावर्तन। अब कहते हैं इसके नियम कितने? तो दो नियम है। जो किरण इस दर्पण पर आती है, देख लो ये आ रही है, तो इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे जी? आपतित किरण। आज दर्पण से टकरा कर जो वापस जाती है, जैसे ये वापस आ रही है, तो इसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। हाँ, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, और जहाँ पे ये प्रकाश आती है इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे बच्चे? आपतन बिंदु। फिगर जरूर बनाएंगे। ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अगर इसको ऊपर से एक सीधा सीधा एक लंब डाल दे तो ये तीनों का तीनों ये एक ही तल में होता है। ये तल है बच्चा, ठीक है ना जी? पहला नियम। दूसरा नियम क्या? आपतित किरण
इस अभिलंब के साथ ऊपर से जो आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? अभिलंब। इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है इसको हम कोण आई कहते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है ये इसे हम आर कहते हैं। तो कोण आई और कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं, माने आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान आपस में क्या होता है जी? बराबर होता है। इसे हम लिख लेंगे, यही मैं समझाया हूं बच्चे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट, देख लो अगला हमारा क्या है जी? गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण के बारे में मैंने लिखा है बच्चे, ये देख लो। किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है ना जी। अब गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को, जैसे मानो कि यह एक गोला है, इसको हमने क्या किया? काट दिया, ये लोग काट दिया। तो देख लो ये इधर से बन गया और ये इधर से बन गया बच्चे। अगर हम इसको ऊपर की तरफ कलई कर दें, रंग दे, तो नीचे की तरफ हमारा फिगर दिखाई देगा, और अंदर की तरफ रंग दें तो ये ऊपर की तरफ हमारा फिगर दिखाई देगा। इस तरीके से गोलीय दर्पण हमारा मुख्य तौर पे दो प्रकार का होता है। कहता है किसी गोलीय दर्पण को काट देते हैं और उसके अंदर की सतह कलई कर देते हैं तो उत्तल दर्पण, देख लो अंदर की सतह कलई की है ना, ये जहाँ फिगर बन रही है उठा हुआ है, तो जो उठा रहता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल। और जो ये धंसा हुआ फिगर दिखाई दे रहा है जहाँ चित्र बनेगा इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का फिगर हम ऐसे बनाते हैं बच्चे, देख लो, समझ में आ रहा है ठीक से? यस सर। आगे इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि अवतल दर्पण के बारे में। देखो कहता है इसमें, ये ले लो, यहां ले लिया मैं, उत्तल दर्पण पढ़ लिए थे। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण देख लो, कहता है यहाँ ठीक से समझते हुए चलो बच्चे, ये रहा। कहता है कि उत्तल दर्पण का निर्माण होता है और उसके बाहर की तरफ, अगर किसी गोलीय दर्पण के बाहर की तरफ कलई कर दे, कहाँ कर दे? बाहर की तरफ कलई कर दे, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखो ये खोखला गोला है, ये बाहर की तरफ अगर हम कलई कर देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे जी? अवतल दर्पण। किसी भी गोलीय दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। मानो ये गोलीय दर्पण है बच्चे, इसके ठीक मध्य में यह एक बिंदु दिखाई दे रहा है ना, ये मध्य बिंदु नहीं है वहां बच्चे। देखो यह जिस खोखले गोले का हिस्सा है, देख रहे हो, इसके ठीक मध्य बिंदु ये हुआ, ठीक सेंटर, केंद्र हुआ, इसी को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। समझ गए बच्चे? यस सर। अब आगे समझेंगे फिर से। इसे देखो, खूब बढ़िया समझते चलो बच्चे, ये बार बार परीक्षा में पूछेगा और ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। चलो, कहता है कि वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की लंबाई को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मान लो ये हमारा एक दर्पण है बच्चा, ये बाहर की तरफ कलई कर दिया तो अवतल दर्पण हो गया। इसके ठीक बीच में अगर ये खोखला गोला ये था, ठीक बीच में जो बिंदु था उसे हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से ध्रुव, दर्पण के ठीक बीच वाले बिंदु को, इसको हम ध्रुव कहेंगे। दर्पण का ये ध्रुव कहलाएगा बच्चे। जितना लंबा दर्पण होता है उसके बीच वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? ध्रुव को पी बोलते हैं, पोल। वक्रता केंद्र को सी बोलते हैं, सर्कल माने सेंटर। तो सेंटर से ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे? आर। दर्पण की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। मान लो ए से बी तक इतना लंबा हमारा दर्पण है, तो टोटल लंबाई को हम इसका क्या बोलेंगे? द्वारक बोलेंगे बच्चे। समझ गया ना? और किसी दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं। दर्पण का ये मध्य बिंदु था तो इसी को हमने क्या बोला? ये ध्रुव बोल दिया। ठीक है बच्चे? अब कहते हैं कोई भी प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरेगी बच्चा? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो चलो इसे समझते चलो। तो जिस मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी बच्चे, तो उस मुख्य फोकस
वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मुख्य फोकस कितना होता है जी? वक्रता त्रिज्या की आदि। जिसे हम फोकस बिंदु भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु कहते हैं। और एफ फोकस बिंदु जो होता है ये होता है, फोकस बिंदु बराबर होता है r/2। वक्रता त्रिज्या की क्या होता है? आधी होती है। इसे समझो, यह हमारा एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है बोलो? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये समझो कि खोखला गोला था। ये खोखला गोला था। इसके ठीक बीच के बिंदु को हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र C। और ये दर्पण के ठीक बीच बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव P, पोल। वक्रता केंद्र से होते हुए, ध्रुव से होते हुए जो रेखा गुजारते हैं इसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं बच्चे? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें जब दर्पण से टकराती है तो ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में फोकस होता है। ये फोकस से ही होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस। कहीं से भी अगर प्रकाश की किरण दर्पण पर टकराएगी आकर, तो टकरा कर कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। अब फोकस दूरी जो होता है बच्चे, यह हमेशा, जैसे यहाँ की जो दूरी होती है, यह हमेशा पूरा यहाँ से यहाँ की दूरी को हम r कहते हैं। वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। कितनी होती है जी? आदि। यह 1/2, 1/2। अगर पूरा 1 है तो 1/2। इसीलिए f बराबर क्या होता है? हमेशा r/2 होता है बच्चे। f बराबर r/2 या r बराबर होता है 2f। कई प्रकार क्वेश्चन पूछता है वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो लिखेंगे फोकस दूरी की दूनी होती है। क्या बोलेंगे जी? फोकस दूरी का दूनी। ये फोकस दूरी की दूनी होती है। या वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो लिखेंगे फोकस दूरी की दूनी। और कहेंगे फोकस कितना होता है जी, तो वक्रता त्रिज्या की आधी। फोकस कितना होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी। इस तरीके से हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए बच्चे। अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। यहाँ पर देख लो, ये कट कर देते हैं, फिर से हम आते हैं यहाँ। तब अब हम इसको बढ़ाएंगे। चलो बच्चे, पेज को पहले हम ऊपर बढ़ा ले। ये बढ़ाते हैं। अब कहते हैं इसमें से कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, लेंस किसे कहते हैं, ये सब इसी में है बच्चे। तो हम इसको पढ़ रहे हैं। चलो देखो, यहाँ पर अवतल दर्पण किसे कहते हैं अभी पढ़ाए थे मैं बच्चे, कि जिस अवतल दर्पण को देख लो, यहाँ पर जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है, ये देख लो, ये परावर्तक सतह, बाहर कलई करेंगे तो परावर्तक सतह हमारा ये होगा। यह क्या है जी? धंसा रहे, उसे ही हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे? अभिसारी दर्पण। ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम आगे आएंगे तो कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या पढ़ना है हम लोग? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? तो उत्तल दर्पण के बारे में लिखे हैं कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है या उठा रहता है उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तुरंत फिगर बनाएंगे। देखो ऐसे, अब की बार ये परावर्तक सतह, ये क्या है जी? ये उठा हुआ है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इसे उत्तल दर्पण। फिगर ऐसे ही बनाते चलेंगे बच्चे। अब देखो बच्चे, अब इसमें पूछता है कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। क्या पूछता है बच्चों? अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण के उपयोग में पढ़ेंगे, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। अर्थात अवतल दर्पण का पहला उपयोग क्या हो जाएगा जी? दाढ़ी बनाने में। आँख, कान, नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं बच्चे, और जो अपने आँख पर रख के, मान लो ये हेड है, और हेड पर डॉक्टर यहाँ रख कर और यहाँ पे एक तो लेंस से देखता है हमारी नाक कान को, कुछ भी देखेगा बच्चे, तो इसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण उपयोग करता है डॉक्टर? अवतल दर्पण। क्या यही नहीं बच्चे, गाड़ी के हेडलाइट में भी, गाड़ी का जो हेडलाइट बनता है बच्चे, तो गाड़ियों के हेडलाइट में भी हम किसका प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण का। और सर्च लाइट में भी किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। हेडलाइट होता है बच्चे, मान लो ये कोई गाड़ी है, देख लो ये गाड़ी हो गई,
तो गाड़ी के आगे यहाँ पे हेडलाइट जो लगा होता है ना, इसमें कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। सोलर कुकर जो होता है उसमें भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में भी किससे करेंगे जी? अवतल दर्पण। सोलर कुकर एक ऐसा कुकर होता है बच्चे जिसमें भोजन को रखकर धूप में रख दिया जाता है तो खाना पकने लगता है उसमें। ठीक है बच्चे, अब हम यहाँ पढ़ेंगे लेंस क्या है। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? लेंस क्या है? दर्पण से संबंधित समस्त चीजें जूनियर सेक्शन तुम्हें 9-10 तक मैं बता दिया। लेंस क्या है? तो सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। इसमें दो गोलीय पृष्ठ होते हैं बच्चे, और कुछ लेंसों में एक पृष्ठ समतल भी होता है। जैसे मान लो ये देख लो, ये दोनों, ये हो गया उत्तल लेंस। इसको हम क्या कहेंगे जी? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। तो लेंस कई प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अगर दोनों को ऐसे अगर सटा दे, दो ठो परावर्तक सतह, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। अब एक ठो अगर मान लो कि उठा हुआ एक ठो सीधा कर दे तो इसे कहते हैं समतल उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे जी? समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस। अगर एक ठो सीधा कर दे और दूसरा ये से कर दे तो इसे कहते हैं हम समतल अवतल लेंस। क्या कहेंगे? समतल अवतल लेंस। समतल अवतल लेंस। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इसमें से कि लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चे? तो इसे समझो बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट ये भी चीज है। कहता है कि किसी लेंस की क्षमता उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं। लेंस की क्षमता किसको बोलेंगे जी? फोकस दूरी के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने रेसिप्रोकल, उल्टा। रेसिप्रोकल माने क्या होता है जी? उल्टा कहते हैं। इसे डायोप्टर से सूचित करते हैं, अर्थात लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, अर्थात D बराबर 1/f। यदि लेंस की क्षमता को हम D कहते हैं तो D बराबर होता है 1/f, माने f का उल्टा। समझ में आ गया बच्चे? बच्चे, हम लेंस अपनी आंख जब दिखाते हैं डॉक्टर से, तो डॉक्टर हमारे लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापता है। किस में मापता है? डायोप्टर। और बताते हैं इतने डायोप्टर का लेंस लगाइए, इतने डायोप्टर का लेंस लगाइए। समझ गए बच्चे? तो इस तरीके से D बराबर 1/a। लेंस की क्षमता जो होती है बच्चे, इसे समझ लेना थोड़ा सा, कि लेंस की क्षमता हमारा धनात्मक भी हो सकता है तथा और उत्तल लेंस की क्षमता, ये थोड़ा समझेंगे हम लोग। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक, स्टार लगाता हूं, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। स्टार लगा दिया बच्चे, इसे भूलेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, अब हमारा समाप्त होने जा रहा है बच्चे। इसको हम, बैटरी भी इसका डाउन हो गया है, तो हम इसको समाप्त करने जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा मात्र यहाँ पढ़ लें, प्रकाश की चाल। क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? प्रकाश की चाल। पूछता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हम लिखेंगे प्रकाश की चाल, कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। किसमें होगी? निर्वात। स्टार लगाता हूँ बच्चे। और सबसे कम जो प्रकाश की चाल होती है वह ठोस में होती है। किसमें होगी बच्चे? ठोस। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में और सबसे कम ठोस में। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लिखेंगे इसको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हम भूलेंगे नहीं बच्चे। अब इसी में से थोड़ा थोड़ा चीज है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो सूक्ष्मदर्शी थोड़ा जानेंगे। सूक्ष्म माने छोटा सा, और दर्शी माने देखना। जबकि इस छोटे से वस्तु को बड़ा बड़ा करके हम देखते हैं, जिस यंत्र से हम क्या कहते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप हम बोलेंगे इसको। सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली प्रकाशीय यंत्र को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी किसी भी छोटे वस्तु को काफी बड़े आकार में दिखाता है। कैसे दिखाता है जी? काफी बड़े आकार में। काफी बड़े आकार में दिखा देता है बच्चे। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में पढ़ेंगे 2 या 2 से अधिक उत्तल लेंसों के संयोग से बने सूक्ष्मदर्शी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसका प्रयोग अत्यंत सूक्ष्म चीजों में किया जाता है। जब कोई चीज बहुत ज्यादा छोटा हो तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लगा देते हैं। एक थोड़ा सा उसको बढ़ाकर दिखाता है और दूसरा उसको भी बढ़ाकर दिखाता है। तीसरा हम कहेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है बच्चे?
Yes, अब कहता है निकट बिंदु क्या है, क्या प्रश्न पूछ रहा है जी। निकट बिंदु। तो निकट बिंदु को हम लोग पढ़ेंगे। कहता है इसमें से निकट बिंदु, खूब ठीक से समझते चलना बच्चे, कि आंख के नजदीक वह न्यूनतम दूरी जिसे हमारी आंखें आसानी से साफ साफ देख सके उसे निकट बिंदु कहते हैं। मनुष्य की दोष रहित आंख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। अर्थात बच्चों, ये हमारा समझो कि ये नाक और मुंह है और ये हमारा आंख है। तो आंख अगर हमारा है बच्चे, तो किसी वस्तु को आंख से यहाँ पे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कम से कम अगर हम रखेंगे तभी हम इस वस्तु को देख पाते हैं। पास में अगर लाएंगे तो धुंधला दिखाई देने लगता है हमें। तो वह न्यूनतम दूरी जो हमारे आंखों को माने नजदीक लाने पर साफ साफ देख सकें उसे ही हम क्या कहते हैं, निकट बिंदु। निकट बिंदु। मनुष्य की आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है बच्चे। दूर तक की चीजों को हमारी आंखें देख पाती है। तो परीक्षा में पूछता है कि दूर बिंदु किसे कहते हैं, तो लिखेंगे बच्चे कि मनुष्य की दोष रहित आंख के लिए, माने जिसमें कोई दोष नहीं हो, दूर बिंदु अनंत होता है, माने जिसमें कोई डिमेरिट नहीं हो, अनंत तक के वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं। अब कहता है कि दृष्टि दोष क्या है, क्या पूछ रहे हैं बच्चा। दृष्टि दोष। दृष्टि दोष हम पढ़ लेते हैं बच्चे, ये पढ़ लेते हैं तो हमारा लाइट ही खत्म हो जाएगा बच्चा। चलो पढ़ो। कहता है कि यदि मनुष्य की आंख से निकट बिंदु या दूर बिंदु पर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती है, अगर साफ साफ हम नहीं देख पाए तो इसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु नजदीक हो या दूरी हो, अगर दूरी पर हो, अगर हम उसको साफ साफ नहीं देख पाते हैं, साफ साफ नहीं देख पाते हैं, तो हम कहेंगे कि हमें दृष्टि दोष हो गया है बच्चे। आ रहा समझ में ना। Yes, sir. सामान्यतः दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चे। 4। पहले वाले को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहेंगे बोलो। निकट दृष्टि दोष। तो ये हुआ निकट दृष्टि दोष। दूसरे को क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। तीसरे को क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष। और चौथे को क्या कहेंगे, अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद करते चलना। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चे। और जरा दृष्टि दोष ऐसा होता है बच्चा कि इसमें नजदीकी और दूरी दोनों खराब हो जाती है। जरा माने बुढ़ापा होता है, तो यहाँ पे माने ऐसा लेंस प्रयोग करेंगे जिसमें उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी होता है। ठीक है ना जी, दोनों लेंस इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए इसे बाइफोकल लेंस के नाम से जानते हैं। क्या जानेंगे जी, बाइफोकल। और अबिंदुकता जो होती है उसमें अगर बिंदु जब हम लिखेंगे बच्चे, कई सारे बिंदु हो तो खड़ी खड़ी रेखाओं के समान वो दिखाई देती है। इसको दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस, बेलनाकार। बेलनाकार लेंस। इस तरीके से दृष्टि दोष क्या है ये मैंने बता दिया बच्चे। अब इसके बारे में भी बताया हूँ तो इसको भी समझते जाओ। यहाँ मैं लिख दिया हूँ, एक्सप्लेन करके लिख दिया हूँ, यहाँ तक पढ़ लेंगे इस वीडियो में हम लोग। कहता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, तो लिखेंगे इस दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है। देख लो उल्टा ही होता है। निकट दृष्टि दोष में होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष में नजदीक की दिखाई नहीं दे, लेकिन ये उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा लेंस, उत्तल। उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है, याद रख लेना। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो मैंने इसमें उत्तल लेंस, ऊपर में हम क्या लिखे थे बच्चे, ऊपर निकट में उत्तल नहीं रहेगा बच्चे, निकट में अवतल रहेगा। देख लो हमने गलती से लिख दिया ये, तो निकट में उत्तल की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चे, अवतल। अवतल लेंस। क्या लिखेंगे, अवतल लेंस। अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। अब ये बैटरी कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए जल्दी समाप्त करूंगा। जरा दृष्टि दोष बच्चों, जरा का मतलब बुढ़ापा होता है। जरा मतलब क्या होता है, बुढ़ापा।
हिंदी में भी बताया था बच्चा मैं, यह दृष्टि दोष बुढ़ापे में होता है। तो इस दृष्टि दोष में कभी नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखती है और कभी कभी दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा लेंस? कभी उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंस। इसको हम बाइफोकल लेंस से दूर करते हैं बच्चे। नेक्स्ट इसमें से हमारा देख लो अबिंदुकता। अबिंदुकता के बारे में हम पढ़ेंगे कि अबिंदुकता कहता है कि इस दृष्टि दोष में व्यक्ति विभिन्न बिंदुओं के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है और उसे लाइन की तरह दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है जी? लाइन की तरह। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए गोलाकार लेंस का हम प्रयोग करते हैं, या बेलनाकार लेंस कहेंगे या गोलाकार लेंस का प्रयोग हम करते हैं। तो अबिंदुकता किसे कहते हैं इसे ही समझ गए बच्चे। इस तरीके से प्रकाश तक हम पढ़ लिए। अब इसे में एक तो पढ़ेंगे प्रिज्म क्या है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रिज्म क्या है? कहता है कि प्रिज्म हम जनरली प्रायः जानते हैं कि कांच की अपवर्तक सतह जिसके दोनों सम्मुख फलक समानांतर नहीं होता प्रिज्म कहलाता है। अर्थात इस तरीके से ऐसा हम फलक जोड़ दें, देखो कि आमने सामने की ये सतह और यह कभी भी समानांतर ये नहीं हो, तो हम इसे ही क्या कहते हैं जी? प्रिज्म कहते हैं। तो इस तरीके से ये प्रिज्म बन जाता है बच्चे, देख लो। तो कुल मिलाकर प्रिज्म का फिगर असली ऐसे ही होता है, त्रिकोणीय जैसा, ठीक है ना। यह प्रायः त्रिभुजाकार होता है। अब कहता है वर्ण विक्षेपण क्या है। क्या पढ़ेंगे बच्चे? वर्ण विक्षेपण। तो कहता है वर्ण विक्षेपण में कि जब कोई प्रकाश, नेक्स्ट समझते चलो, कि जब कोई किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 विभिन्न रंगों में टूट जाती है। कितने रंगों में टूटती है जी? 7 विभिन्न, जिनसे वह बना है। इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जो वर्ण विक्षेपण होता है वह बैनिया पिनाला। कैसे होता है जी? बैनिया पिनाला। बैनिया पिनाला के फॉर्मूला से होता है बच्चे। बैनिया पिनाला को समझेंगे। बैनिया पिनाला में बै से होता है बैगनी, नी से होते हैं नीला, ये होता है बै से बैगनी, नी से होता है नीला, और इस तरीके से समझते जाओ। आ से होता है आसमानी, ह से होता है हरा, पी से होता है पीला। तो बै नी आह पी, फिर ना से होता है, इसमें देख लो, ना से होता है नारंगी, फिर ना से क्या होता है जी? नारंगी। नारंगी। और ला से होता है लाल। इसे समझो, मानो कि यह प्रिज्म है। अगर हम कोई प्रकाश की किरण यहाँ से, ये प्रकाश है, यहाँ हम समझो कि ऑन करते हैं स्विच को, प्रकाश की किरण जब आती है तो इसे टकराने के बाद यह 7 रंगों में विभक्त होती है। कितने रंगों में? अगर यहाँ हम कोई स्पेक्ट्रम लगा दें, यहाँ एक पर्दा लगा दे बच्चे, तो ये 7 रंगों में टूटती है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंगों में टूटती है। इसे कहते हैं VIBGY Y। यहाँ देखेंगे ये Y हो गया, OR। इस तरीके से यह जो टूटती है बच्चे तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है बैनिया पिनाला। तो हम ये क्रम जो लिखे हैं इसमें समझेंगे कि ये उल्टा क्रम में हमको लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए बच्चे? उल्टा। इसको थोड़ा समझ लो, हम ठीक से बनाते हैं, लिखे तो जरूर हैं, लेकिन यह विबग्योर जो मैं लिखा हूँ बैनिया पिनाला, ये यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। नीचे से ऊपर का मतलब समझो कि ये है भी, यहाँ रहेगा VIB Y, भी Y नहीं बल्कि यहाँ पे रहेगा G। क्या रहेगा? जी। तो यहाँ पे फिर से हम मिटाते हैं VIB, और VIB के बाद लिखेंगे हम लोग GYOR। ये क्यों लिखेंगे बच्चे? थोड़ा देखो, जब भी प्रकाश की किरणें यहाँ जाती है और 7 रंगों में टूटती है तो सबसे ज्यादा विचलन विक्षेपण इसमें भी माने समझो कि वायलेट माने बैंगनी रंग का होता है।
फिर ये इंडिगो, ठीक है ना, माने नीला रंग, ठीक है ना, फिर ब्लू रंग, ठीक है ना जी, फिर ग्रीन रंग, फिर येलो रंग, फिर ऑरेंज रंग, फिर रेड रंग। माने सबसे कम जो परावर्तन होता है, विक्षेपण होता है, वह रेड का होता है। सबसे अधिक विक्षेपण माने विचलित होती है कौन? बैगनी रंग। समझ गए बच्चे? ये फिगर तुरंत बनाओगे तुम लोग इसी तरीके से। और इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन 7 रंगों में, क्या लिखा हूं मैंने? इन 7 रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण, बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। यही वजह है बच्चे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से निकलने वाली लाल किरणें हमें बहुत दूर से दिखाई दे देती है बच्चे। ट्रेन का सिग्नल जो होता है वह लाल रंग का बनाया जाता है ताकि वो हमें काफी दूर से दिखाई दे दे, क्योंकि वह ज्यादा जब विचलित नहीं होता है बच्चे तो लाल रंग बहुत दूर से भी दिखाई देता है। अब कहता है श्वेत प्रकाश क्या है? एक प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश क्या है, तो कहेंगे यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में टूट जाती है। कितने रंग में टूट जाती है बच्चे? 7। कौन कौन रंग में टूटती है? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। इसे बैनिया पिनाला या विबग्योर के नाम से जानते हैं। भी से वायलेट याद रखते चलेंगे, मैं अभी समझाया था। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। फिर से मैं बता दूं, यह प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर टकराती है बच्चे, तो ये देख लो प्रकाश की किरण आती है, टकराती है तो 7 रंगों में स्पेक्ट्रम में जाती है। ये कितने रंग में जाती है? 4, 5, 6, 7। सबसे ज्यादा भी, तब आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। सबसे कम परावर्तन होता है किसका? रेड रंग का, लाल का। तो इस तरीके से हम पढ़ लिए बच्चे। अब एकमात्र क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे, फिर अगले एपिसोड में पढ़ेंगे कि इंद्रधनुष क्या है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? इंद्रधनुष क्या है? तो इंद्रधनुष के बारे में हम जानेंगे बच्चों कि इंद्रधनुष के देख लो कि वर्षा के दिनों में प्रकाश की किरणें वायुमंडल में स्थित जल कणों से गुजरने के कारण 7 रंगों में